बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशरियात अपने मेज़बान सईद रूफ फारूक के साथ। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है। सियासत के हवाले से भी बात करें। इंतखाबात को लेकर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने कहीं ना कहीं जमहूरियत को ख़तरा ठहराया कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात नहीं हो रही, और कांग्रेस ने भी आज कई मामलात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेफ्टिनेंट गवर्नर को इख्तियारात देने का मतलब क्या है, यह भी आज उन्होंने कहा। लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे। जम्मू कश्मीर के साबिक पुलिस सरबराह एसपी वैद ने एक बयान जारी किया है और जम्मू सूबे में बढ़ती हुई मिलिटेंसी के बीच में उन्होंने ये बयान जारी किया। एसपी वैद ने उन्होंने एक सनसनीखेज इंकशाफ किया है इन हमलों के पीछे। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक वीडियो जो है वो वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि इन हमलों के पीछे पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज है जो कि इस पार दाखिल हो चुके हैं। यानी एसएसजी कमांडोज जम्मू सूबे में जो हमले हो रहे हैं उनके पीछे, और वो इस पार यानी जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल भी हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस ऑपरेशन को चलाने वाले जनरल कमांडिंग ऑफिसर आदिल रहमानी है जो कि पाकिस्तान के एक बड़े कमांडर हैं, और उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में तकरीबन 600 कमांडोज जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद इस पार आ चुकी है। 600 कमांडोज इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और उसमें एक बड़ी तादाद जो है ये इस पार यानी जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। एसपी वैद के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम भी इस पार आ चुके हैं और वो ऑपरेशन चला रहे हैं। ये एसपी वैद ने एक वीडियो पैगाम दिया है और इंकिशाफ किया है कि जम्मू सूबे के अंदर जिस तरह के हालात बने हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो एसएसजी कमांडोज हैं उनका हाथ है, और उन्होंने कहा कि काफी जो कमांडोज हैं बड़ी तादाद में यहां पे दाखिल भी हो चुके हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम भी इस पार आ चुके हैं। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने क्या कुछ कहा ये हम आप तक पहुंचाएंगे, और उसके बाद ही हम डिफेंस एक्सपर्ट से भी इस हवाले से राय लेना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है फिर अगर वाकई में एसएसजी कमांडोज इस पार आ चुके हैं। जो आप जम्मू रीजन में अटैक्स का अपसर्ज देख रहे हैं, और इसी तरह की अगर आप देखें कोशिश की जा रही है कुपवाड़ा जिला में कश्मीर वैली के, वहाँ भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे आदिल रहमानी जो जीओसी एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी का है, वो इसके पीछे सारा डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें इस 600 एसएसजी कमांडोज एयर मार्क इस काम के लिए किए गए, जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है, और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज करना इस जंग में। ये इनका एक शाहिद सलीम लेफ्टिनेंट कर्नल है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर आ चुका है और वो ये सारे ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है। इन्होंने लोकल नेटवर्क जो जिहादी नेटवर्क है, लोकल स्लीपर सेल्स, उनको एक्टिवेट किया है, और इन्होंने 2 बटालियन और एसएसजी की इसके लिए रेडी रखी हैं पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है ये कोवर्ट वॉर है पाकिस्तान ने जो लॉन्च की है, और भारत अकॉर्डिंगली इसको डील करे, और इस हमारा रिस्पांस कोवर्ट वॉर को डिफीट करने का होना चाहिए। चलिए, बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के साबिक पुलिस सरबराह एसपी वैद, कह रहे थे ये एक्ट ऑफ वॉर है, 16 कोर और 50 कोर को इन्वॉल्व करना है, इसका मकसद है। और उन्होंने कहा कि भारत को भी इस हवाले से यहां से वापस जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि जो बड़े कमांडर है पाकिस्तान के वो पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट एसएस पठानिया जुड़े हैं, इनसे हम राय लेना चाहेंगे कि अगर ये वाकई में इस तरह की बात है जैसे एसपी वैद कह रहे हैं तो सूरत हाल को ये कहां पे देख रहे हैं। पठानिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए वॉइस टीवी उर्दू में। आपने भी बात सुनी होगी कि जो एसपी वैद साहब, क्योंकि सुबह से चल रहा है, आज सुबह से ये उनका जो वीडियो बयान है ये चल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि एसएसजी आ चुके हैं अंदर, कई आने की ताक में है, और जो कमांडोज है यानी कमांडर आदिल रहमानी इसकी निगरानी कर रहे हैं, और लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम इस पार आ चुके हैं। अगर ये वाकई में ये सब कुछ है तो आप इस सूरत हाल को कहां पे देख रहे हैं?
देखिए, मैं वेद साहब को सुन रहा था, ये उनके निजी विचार हैं, एंड आई एम वेरी श्योर ही वुड हैव गॉट सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवेयर। बट सवाल ये है कि इसके अंदर ऑथेंटिसिटी कितनी है। अगर हम अपने डीजीपी का बयान सुने, उनके हिसाब से 50 या 60 मिलिटेंट जो हैं वो उसमें दाखिल हुए हैं। दूसरा एंगल जो वो बता रहे हैं कि 600 लोग, अगर देखिए एसएसजी क्या है, बेसिकली जो कमांडो बटालियन होती है उनको एसएसजी बोला जाता है, जो जी। हमारे पास भी है उनके पास भी है। इनको अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग किस्म के टास्क दिए जाते हैं। अभी अगर, और ये सारे जो ऑपरेशन हुए हैं, अगर हम बात करें 1988 में ऑपरेशन टोपैक कंसीव किया गया था आईएसआई के द्वारा, जब जनरल जिया उल हक वहां पे प्रेसिडेंट थे। उस समय उनका एम था कि कश्मीरी सेंट्रिक एक प्रॉक्सी वॉर खेला जाए, और उस प्रॉक्सी वॉर को अभी आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 36 साल से वो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, जिसको हम दूसरे लफ्जों में कोवर्ट वॉर भी बोल सकते हैं, जो वैद साहब जिसका रेफरेंस दे रहे थे। अभी 600 सोल्जर्स का, कमांडोज का यहाँ पे दाखिल होना, उसके बाद यहाँ पे उनका अपने आप को उन्होंने सपोर्ट करना, लोकली सपोर्ट करना, अपने आप को सस्टेन करना, और अपनी जो मिशन मिले हुए हैं उसको सरंजाम करना, मेरे को इसके बारे में काफी रिजर्वेशंस हैं। और दूसरा, मैं ये एक दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी एलओसी और आईबी के अंदर गैप्स तो हैं, लेकिन इतने बड़े गैप भी नहीं है कि आप खुले वहां से आ जाएं 40-40, 50-50 के ग्रुप बिल्कुल। में, तो वो पॉसिबल नहीं है। और जहां तक हमारे स्लीपर सेल की बात है, ओजीडब्ल्यू की बात है, सिंपैथाइजर्स की बात है, इनसाइड आउटसाइड द गवर्नमेंट, वो तो चल ही रहा है। और अभी इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आपने देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये डिसीजन लिया है कि यहाँ पर जम्मू रीजन के अंदर 500 कमांडो और एक 3000 एडिशनल ट्रुप्स उन्होंने इंडक्ट कर दिए हैं। तो अगर ये लोग घुस चुके हैं, कुछ नंबर होगा, एंड मैं नहीं कहता कि ये एसएसजी के बंदे हैं, बट यू कैन ऑलवेज ट्रेन देम। जो मोटिवेटेड बंदा है, कोई मर्सनरीज है, उसको आप ट्रेन कीजिए, एसएसजी में ट्रेन कीजिए, तो वो काफी महारत हासिल कर लेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप कितने भी महारथी हों, आप एक एरिया में जो आपके लिए जाना पहचाना नहीं है, जहां पे होल एनवायरनमेंट इज होस्टाइल, वहां पे आर्मी है, पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, लोकल भी उतने ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उनका यहाँ पे टिके रहना उतना आसान नहीं है। छोटे नंबर में वो छुप सकते हैं, लेकिन अगर ये 500-600 की जो बात कर रहे हैं, आई हैव माई डाउट्स एंड रिजर्वेशन, जो डीजी साहब ने कहा है। नहीं, अगर वाकई में जैसे आप कह रहे हैं कि डी साहब कह रहे हैं, तो अगर वाकई में तो उनके लिए छुपना मुश्किल है, तो अगर वाकई में तो स्टेट को भी वैसे रिएक्ट करना चाहिए था। सुबह से अगर ये वीडियो पैगाम चल रहा है तो स्टेट को भी इस हवाले से आप क्या मानते हैं कि रिएक्ट जरूर करना चाहिए था? देखिए, स्टेट की अगर हम बात करते हैं, जेएंडके स्टेट की है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, जेएंडके स्टेट के पास अपना इंटेलिजेंस ग्रिड है। और जहां तक हम बात करते हैं, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है डोभाल साहब, उनको तो हर जगह से इनपुट मिल रहे हैं। तो इंटेलिजेंस में क्या होता है कि जो आपको इनपुट मिलते हैं उनको आपको कोरोबरेट करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर इनकी जो इनपुट्स होते हैं वो सही नहीं होते हैं। और कार्बोरेशन के लिए आपको एक से ज्यादा जो एजेंसीज हैं उससे आपको वही इनपुट मिलना चाहिए, और उसके बाद ही ये बंदा कह सकता है या जो इससे डील कर रहा है कि इतने जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो अंदर आ चुके हैं। तो मेरे को नहीं लगता, लेकिन अगर अभी हमें वैसे भी, हमें अगर आप देखें जम्मू रीजन के अंदर जो मिलिटेंसी चल रही है और जिस तरीके से इन्होंने मिलिटेंसी का एपी सेंटर कश्मीर से जम्मू शिफ्ट किया है, वो कश्मीर को भी, अभी आपने देखा होगा वहां कुपवाड़ा में, मछेल में एनकाउंटर हुआ, तो वो कश्मीर और जम्मू दोनों जो खित्ते हैं, इनके अंदर उनकी कोशिश है कि इक्वल तरीके से मिलिटेंसी की फायर को भड़काया जाए। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि एक तो हम एलओसी और आईबी इसकी सीलिंग करें, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट इज। दूसरा, जितने भी आपके इनके सपोर्टर्स हैं जो उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनको जो है पूरी तरह से नेस्तो नाबूद किया जाए। और उसके बाद विलेज जो डिफेंस कमेटी बनी हुई है, वो अभी भी 303 नॉट की, जो 303 होती थी हमारे पास, वो वेपन लेके लगे हुए हैं। और मिलिटेंट्स के पास, इनके पास चाइना जो है इनको पूरी तरह से एम्पावर कर रहा है। इनके जो रेडियो सेट्स है, अभी हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं जी, क्योंकि वो अल्ट्रा सेट्स है। और इसके अलावा पीओके के अंदर उन्होंने एक काराकोरम से एक सुरंग बनाई है जो मुजफ्फराबाद से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर खुलती है, और उसके जरिए वो सारा जो सामान है
और पीओके के अंदर जितने इनके टावर्स हैं और उसके बाद उनको वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं, वहां पे बंकर्स बना रहे हैं, उन्होंने अपने जहाज जो है फाइटर जहाज भी पीओके में कर दिए हैं। तो चाइना इस समय इंडिया को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से एम्पावर कर रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि हमारी जो लड़ाई होगी वो डाई फ्रंट के ऊपर होगी, दो चाइना और पाकिस्तान दो हो गए, और आधा ये जो मिलिटेंसी इन्होंने फैला रखी है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये आधा, ये मान के चलिए अभी उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अभी नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं पठानिया साहब, एक चीज जानना चाहूंगा मैं आपसे। आपने कहा कि जैसे वैद साहब का बयान भी आपने सुना, आपने कहा कि गवर्नमेंट को भी अपनी इंटेलिजेंस है, यानी गवर्नमेंट को इस तरह का इनपुट अभी शायद नहीं है जिस वजह से वो रिएक्ट नहीं करना चाहते। पर एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी काफी सालों से चल रही है, 90s में तो काफी ज्यादा थी, अब जम्मू के अंदर मिलिटेंसी का शिफ्ट होना, एक तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा एक क्या खास रीजन है। दूसरा कि सरकार कह रही थी खासकर 2019 के बाद सरकार कह रही कि मिलिटेंसी जो है वो खत्म ही हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर, अब कुछ लोग रह चुके हैं, कुछ मिलिटेंट हैं, जैसे फिगर्स भी बार बार दिए जाते हैं, 50 भी कहा गया, 50 से कम भी कहा गया। तो क्या आप वाकई में मानते हैं कि मिलिटेंसी जो है वो खत्म हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, जब तक पाकिस्तान की आर्मी है और आईएसआई है, और अगर हम ये मान के चलें कि हम मिलिटेंसी को पूरी तरह से इरेडिकेट कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। अभी सवाल ये आता है कि आईएसआई की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि दोनों रीजन के अंदर इनको जो है, बिकॉज होता क्या, मान लीजिए कश्मीर में मिलिटेंसी और जम्मू, जैसे आपने देखा था पिछले 17-18 से बहुत कम घटनाएं होती थी। तकरीबन 3 साल पहले इन्होंने रजौरी पुंछ से उसकी शुरुआत की और काफी धमाके के साथ शुरुआत की। पहले इनके टारगेट जो होते थे वो सिविलियंस होते थे, सॉफ्ट टारगेट्स। अभी उन्होंने अपने टारगेट बदल दिए हैं, ये अभी सीधा आर्मी पे अटैक कर रहे हैं। तो ये इन्होंने देखा कि अभी एलओसी के अंदर और आईबी के अंदर गैप एग्जिस्ट कर रहे थे, उन्होंने इन गैप्स का यूज किया, उसको एक्सप्लॉइट किया, यहाँ पे ट्रेन बंदे भेजे। ये नॉर्मल मिलिटेंट्स नहीं है। अब ये मान के चलिए कि अगर 3 या 4 या 5 का ग्रुप आता है, उनको एरिया का पता नहीं है, उनके साथ एक गाइड है, वो अपना वेपन एमुनिशन कितने दिन का कैरी करेंगे, राशन उसके, तो ये सारी चीजें जो है उनको एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे रखती हैं। और उसके बाद हमारी पूरी जो फोर्सेस हैं वो उनके पीछे पड़ी हुई हैं। लोकल भी हर जगह तो सपोर्ट करेंगे नहीं, एक जगह से दूसरी जगह आप मूवमेंट अगर रात में भी करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं तो आप दिख जाएंगे। और पहले जमाने में क्या होता था कि कुछ साल पहले ये जो हमें पता चलता था कि मिलिटेंट उस जंगल में है, तो वहां पे फायरिंग की जाती थी, अटैक गनशिप से फायर कीजिए, मोटर से फायर कीजिए, आरटी से फायर कीजिए, तो उससे काफी बचाव मिलता था। लेकिन अभी इनकी उन्होंने जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है उसके अंदर ये आर्मी को ल्योर करते हैं। और जब आर्मी उस जंगल में जाती है जहां पे मान लीजिए जाने का एक ही ट्रैक है, तो उस समय वो टेक्टिकली अपने आप को साइड करते हैं, एम्बुश लगाते हैं, कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट करते हैं और उसके बाद जंगल में वो निकल जाते हैं। तो स्ट्रेटेजीज का बदलना और हमारा प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक बैट एक्शन भी हुआ था मचेल सेक्टर में। तो सवाल ये है कि हम क्यों नहीं बैट एक्शन कर सकते हैं? हम उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है पाकिस्तान से। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हमारी जो अप्रोच है वो सिर्फ रिएक्टिव है। हमें अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। और पाकिस्तान जैसे नेशन को, जिसके अंदर आर्मी रूल कर रही है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है जैसे शहबाज शरीफ या, उनकी कोई से नहीं है। और आर्मी के जो जनरल्स हैं वो पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं उसको। ये ड्रग्स में भी डील कर रहे हैं। इनकी आप प्रॉपर्टी देखिए, इन्होंने बाहर भी बहुत प्रॉपर्टी खरीद रखी है और उनका दबदबा भी है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट वही करती है जो पाकिस्तान का चीफ अभी जो मुनीर चाहता है। जम्मू के अंदर शिफ्ट होना क्या कोई खास वजह आप मानते हैं? देखिए, इसकी वजह यह है कि अगर जम्मू के अंदर, मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पहले जो एपी सेंटर था वो कश्मीर में था। मान लीजिए वहां 70% घटनाएं हो रही थी, जम्मू में सिर्फ 25% हो रही थी। तो उसी हिसाब से मैं जो है अपनी जो रिसोर्सेज है मेरे पास उनको लोकेट करूंगा। मैं कश्मीर को 70 दूंगा या 75 दूंगा, बाकी मैं जम्मू को दूंगा। लेकिन अगर यहां भी कश्मीर जैसी सिचुएशन आ जाती है, उससे ज्यादा हो जाती है, तो मेरे चलिए, राबता मुनक़ता हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से हम राबता कायम करें। जी 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 पठानिया जी जी बताइए सर। तो उस समय मेरे पास सिचुएशन है कि या तो मैं एडिशनल ट्रुप्स लाऊं और या मैं अपने जो विद इन मेरे रिसोर्सेज है उसके साथ ही भी एडजस्टमेंट करूं।
और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये अपने जो इनका ऑडियंस है, अपने इस समय पाकिस्तान की हालत तो आप सबको पता है, इन्होंने एक नैरेटिव जो है अपने पाकिस्तानियों के लिए भी देना है कि देखिए हम कितने अभी इंडिया जैसी शक्तिशाली कंट्री को हम दोनों रीजन में टैकल कर सकते हैं, सिविलियन पे अटैक नहीं कर रहे हैं, हम आर्मी पे अटैक कर रहे हैं। और ये मैसेज ये दुनिया को भी देना चाहते हैं कि कश्मीर का जो इशू है, बिकॉज अगर हम कश्मीर इशू की बात करें तो जम्मू भी उसका हिस्सा है, तो दोनों तरीके से उनको एडवांटेज मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने आपने ये कहा कि लास्ट में जानना चाहूंगा मैं कि आपने ये कहा कि चैलेंज, मैं आपको क्या है चैलेंज है क्या, क्योंकि आपने कहा पाकिस्तान, चाइना और मिलिटेंसी तीनों एक साथ है, तो ये कितना चैलेंज आप मानते हैं, और क्या आपको कहीं जंग की सूरत हाल नजर आ रही है? देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर हम अपने सिटीजन की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, इंडिया एक ग्लोबल पावर है, और अगर ये पाकिस्तान जैसे छोटे देश को जो विच इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, उसको अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने हाउस को, अपने घर को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो सीरियस है। जहां तक हम बात करें कि क्या ये एस्केलेट होगा वॉर के अंदर, वेरी वेरी अनलाइकली। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब वक्त देने के लिए। एसएस पठानिया डिफेंस एक्सपर्ट बात कर रहे थे एसपी वैद के बयान को लेकर। उन्हें कहा कि शायद अभी सरकार को इनपुट नहीं है इस हवाले से, क्योंकि सरकार के भी इंटेलिजेंस हैं, बाकी जो चीज़ें इन मामलों को देख रही हैं उनके पास नहीं है, इस वजह से सरकार ने रिएक्ट नहीं किया। पर अगर ऐसी सूरत हाल है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि चैलेंज है इंडिया के लिए, क्योंकि एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी इन्वॉल्व किया, क्योंकि चाइना इनको हथियार दे रहा है, चाइना इनको एनकरेज कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, चाइना और मिलिटेंसी का मुकाबला करना है तो ये चैलेंज बड़ा है, क्योंकि आपको लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो क्या ये जंग में तब्दील होगा, ये इस पे तो कोई बात नहीं कर सकते, पर जो सूरत हाल जम्मू खिते के अंदर बनी हुई है, उन्हें कहा कि ये इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहते हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और मिलिटेंसी को ये एक्सलेट करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। नाज़रीन, अब जरा बात सियासत के हवाले से करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 10 सालों से असेंबली इंतखाबात नहीं हो रहे, और बात हो रही है कभी हाँ तो कभी ना, यानी होंगे, कहा जा रहा है कि होंगे और फिर कहा जा रहा है कि नहीं होंगे। और यही अब जो बातें हैं, अब सियासतदान भी कह रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने आज वॉइस टीवी के साथ बात की है, और जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर बात की है उन्होंने, और उन्होंने इंतखाबात को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 10 सालों से असेंबली इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पे असेंबली इंतखाबात ना होना, यानी उन्होंने ये कहा कि ये जमहूरियत के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है, कभी हाँ तो कभी ना। चुनावों की बात हो रही है, कहीं आपको लगता है दिल्ली चुनाव कराने के मूड में है? तो जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर का उन्होंने पिछले 10 साल से यहाँ चुनाव नहीं हुआ है, तो 10 साल में के बाद भी लातलेल से काम लिया जा रहा है, कभी हाँ तो कभी ना, कभी ये तो कभी वो। जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा जो है जम्मू कश्मीर बनता जा रहा है। और मुल्क में जो अच्छे लोग हैं, प्रधानमंत्री भी अच्छा है, जो उसके मशीर हैं, ये समझें इस तरीके से जो आप विभाजित तरीके से जम्मू कश्मीर के साथ अलग तरीक़ाकार इख्तियार करते हो, बाकी मुल्क के साथ अलग इख्तियार करते हो। हमारा बुनियादी आईनी हक हमें हिंदुस्तान का आइन देता है, वो अपनी हुकूमत कायम करने का। मैं इतना ही कहूँगा, आप उस पर रोड़ा क्यों अटका रहे हो, उसको क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब वही दे। मैं एक सवाल जो चलिए, जम्मू कश्मीर के साथ एक तरीकाकार और मुल्क के साथ दूसरा, यानी जो तरीका मुल्क ने अपनाया है, ये डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं। इधर कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने एलजी इख्तियारत को लेकर बात की, उस पर हम बात करेंगे जरूर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। चलिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। अब जरा बात करते हैं, कांग्रेस ने भी आज श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के सीनियर लीडर जो कि जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी है भरत सोलंकी ने आज श्रीनगर के कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हालिया दिनों सरकार की तरफ से जो कवानीन की तरमीम हुई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा इख्तियार दिए गए हैं उसको लेकर उन्होंने बात की है। इसके साथ साथ उन्होंने स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने को लेकर भी बात की है और मिलिटेंसी के हवाले से भी बात की है। क्या कुछ वो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एलजी को इख्तियार देने के हवाले से, वो हम आपकी नजर करते हैं। पावर दे दिया, एलजी का रूल ही चलाना चाहते थे, दिल्ली से ही चलाना चाहते थे, एमएचए द्वारा ही चलाना चाहते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इन्होंने चुनाव तो कराने की तैयारियां शुरू की, लेकिन वो चाहते थे कि पूरे पावर्स उन्हीं के पास रहे। स्टेटहुड को छीन लिया और एलजी को पूरा पावर दे दिया। आप जानते हैं कि जैसे कि दिल्ली की गवर्नमेंट है, पुडुचेरी की गवर्नमेंट है, तो जम्मू कश्मीर को पुडुचेरी से भी कमजोर बनाया गया है। चाहे फाइनेंस की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे ट्रांसफर की बात हो, चाहे आईएएस ऑफिसर्स की बात हो, और इंपॉर्टेंट इश्यूज जहां जनता के चुने हुए नुमाइंदे एमएलएस जनता की बात को लेके। नाज़रीन, अब जरा बात सोपोर के हवाले से करते हैं। सोपोर में आज एक दिलदोज हादसा पेश आया, एक पुरअसरार धमाका हुआ और इस धमाके में 4 अफराद अज़जान हुए हैं। इत्तला के मुताबिक एक शख्स के सहन में जमा कबाड़ का सामान जो है वो जमा था और उसमें अचानक ये धमाका हुआ और इसमें 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। हालांकि उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें 3 को डॉक्टर ने उसी वक्त मुर्दा करार दिया। एक की हालत जो है तशवीशनाक बनी हुई थी, जिसको सिक्किम सोरा रेफर किया गया था, पर वो भी रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। यानी पुरअसरार धमाके में सोपोर के अंदर 4 जानें अज़जान हुई हैं और सोपोर के पूरे इलाके में सफ़े मातम देखने को मिल रहा है। ये शेर कॉलोनी में आज ये अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हुआ है। ये हाउस बिलोंग्स टू अब्दुल राशिद भट्ट। तो इसमें 4 लोगों की कैजुअल्टी हुआ है। मेनली ये स्क्रैप डीलिंग करते थे। इन्होंने लद्दाख से कुछ माल लेके आया है, स्क्रैप है सारे, तो उसी में ट्रक से अनलोड कर रहे थे, उसी समय अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया है। तो इसी में कैजुअल्टी हुई है नसीर अहमद नदरू, आजिम अशरफ मीर, आदिल राशिद भट्ट और मोहम्मद अजहर फूफो, सारे शेर कॉलोनी के रहने वाला है। क्या एज थी? कुछ लोग ये बता रहे हैं छोटे बच्चे। इसमें नाजिर का एज है 45 ईयर प्लस है और आजिम, आदिल, मोहम्मद अजहर सारे 20 प्लस है।
23 years, 26 years and 28 years respectively. क्या इस एरिया को सैनिटाइज किया गया है? अभी सैनिटाइजेशन चल रहा है, हमें एवैक्यूएट कर लिया है। यहाँ पर हमारा बीडी टीम भी पहुँच गई है, FSL टीम अभी पहुँचने वाला है, बाकी केस रजिस्टर कर लिया गया है। ये पेशेंट्स आ गए हमारे पास, जिनमें से 3 दे आर ऑलरेडी कम, जो कि डॉक्टर्स एज पर डॉक्टर्स जो हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि 3 बॉडीज जो थी ऑलरेडी ब्रॉड डेड हुई यहाँ पे। उनमें से जो एक है, एक क्रिटिकली बहुत इंजर्ड था, जिसको हमने ऑलरेडी श्रीनगर मुंतकिल किया है सिकिम्स हॉस्पिटल। चारों बंदे शेयर कॉलोनी है, यहाँ एक जगह है हमें यहाँ पर सोपोर में, वहीं से ताल्लुक़ रखते थे। इस पर इनपुट जो हमारे पास आ गई, वो कुछ कबाड़ी का काम कर रहे थे वहाँ, शायद कुछ अनलोड कुछ कर रहे थे अपने ट्रक से या किसी और चीज़ से अनलोड कर रहे थे, जो हमारे इसमें आ गए हैं। राइट नाउ अभी हम तो बता नहीं सकते हैं, या ऑलरेडी इस पर तहकीकात चल रही है पुलिस की तरफ से, तो आगे के पता चलेगा। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो देखेंगे क्या। तीनों शेयर कॉलोनी के हैं, एक का नाम अभी भी हमें ये मौसूल नहीं हुआ है, बस जो 3 हैं इनका नाम। चलिए, 4 नौजवानों की मौत हुई है। कमसिन नौजवान थे ये, जिनकी उम्र 20-22 साल की है, और एक की बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 साल के करीब है। लद्दाख से एक गाड़ी आई थी जिसको अनलोड किया जा रहा था, और उसमें ये पुरस्कार धमाका हुआ। पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज किया, पूरे इलाके को जो है अपनी तहवील में लिया पुलिस ने। किसी को इस इलाके की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है, और बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामले को लेकर अब तहकीकात शुरू की है। पुरस्कार धमाके में 4 लोग जो है अज़जान हो चुके हैं। नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं महकमे तालीम के हवाले से। दावे तो बड़े किए जा रहे हैं, पर उन दावों को पूरा करने के लिए ज़मीनी सतह की सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नज़र आती है। हंदवारा का ये मावर इलाका है, जहाँ का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो है, जिसमें तकरीबन 80 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। इस टीन के शेड में आज के इन गर्मियों के अयाम में, जहाँ शदीद गर्मी से गुजर रहा है जम्मू कश्मीर, तो इन गर्मियों के अयाम में इन टीन के शेड में 80 के करीब बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले सरकार ने इस इलाके के अंदर इसी जगह पे एक स्कूल तामीर करने की कोशिश की है। बिल्डिंग भी बनाई गई है जो कि नामुकम्मल है, पर उसको मुकम्मल नहीं किया गया है। वजूहत कुछ और भी बता रहे हैं कि कई दूसरे गांव के लोग हैं जिन्होंने इसको मुकम्मल नहीं होने दिया, कुछ स्टे का मामला है। पर सरकार को इस मामले को सीरियसली शायद देना चाहिए था कि सर्दियों, चाहे सर्दियां हों या गर्मियां हो, ये जो सुपाट आप देख रहे हैं, ये जो टीन का शेड आप देख रहे हैं, इसमें बच्चों को तालीम हासिल करना या तालीम मिलना कतई मुमकिन नहीं है। सर्दियों में इनको सर्दी जो है वो सताएगी, और आज जिस गर्मी के दौर में हम गुजर रहे हैं, जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, तो कैसे इस टीन के शेड में बैठकर बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं। आम लोगों ने इस हवाले से क्या कुछ कहा, वो हम आपकी नज़र करते हैं। जमीन पे पकान ये मे डी सब ये वातो डी सबन वो स्कूल हालत बच्चन से ये मौके पे तम वो सरकार लैंड दो बह दिमो तुम जमीन 3 कनाल तोतान दिन चार्ज तोतान सब जमीन दिम मौके पे दीत जमीन 3 कनाल पे स्कूल टेंडर पे गए बरादरी कोटार पे योतान बरादरी मन यह फैसल नाम थी पे स्कूल बेड कम 6-23 कत अम पे क्या कम पता क्या महकमे कत पे गो यह तो जमीन नावस 3 कनाल ये कागज बाज़ाब्त फाइल तो अम चीज सन बच्चे वह सफर कर तिम गो वही। नाज़रीन, वादी कश्मीर कई माह से खुश्क मौसम और शदीद गर्मी की लहर में था, और आज बिला आखिर सुबह सुबह वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की बूंदें देखने को मिली। लोगों ने राहत ली, थोड़ी बहुत गर्मी में कमी जो है वो देखने को मिल रही है। महकमे मौसमियात ने इस हफ्ते कुछ और दिनों के लिए बारिशों का इम्कान जाहिर किया है, पर बारिशें होना ज़रूरी है, क्योंकि पीने के पानी के हवाले से लोगों को मुश्किलात है। ज़रात को जो सिंचाई करनी है पानी को लेकर, वो भी उससे भी लोगों को कई मुश्किलात हो रही है। चाहे दांग की फसल की बात करें या मेवाजात की बात करें, तो पानी नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से लोग भी दस्त बदुआ है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर, वादी कश्मीर के अंदर बारिशों का सिलसिला शुरू हो, और आज शुरुआत हुई है। महकमे मौसमियात की पेशगोई कब तक जो है पूरी होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस हफ्ते बारिशें होगी। क्या वाकई में होगी? अगर पूरे हफ्ते बारिशें होंगी तो फिर मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली देखने को मिल सकती है।
जी बहुत अच्छी बात है कि बारिश हुई और हो भी रही है हल्की सी, बहुत बड़ा सुकून, बड़ा रिलीफ मिला है, ख़ास तौर पर उन बच्चों को जो स्कूल में परेशान थे और उन ज़मींदार भाइयों को जो अपनी फसलों का इंतज़ार कर रहे थे कि रहमत बारह बरसे और उनकी फसल तैयार हो। आपने देखा होगा कि कई सारी जगहों पर मस्जिदों में नमाज़ इस्तिस्का पढ़ी गई और साथ ही साथ अगर स्पेशली बात करें कल की तो चिरार शरीफ के लोग। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। आप वॉइस टीवी उर्दू के साथ जुड़े रहे। वॉइस टीवी उर्दू पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।